अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो हम पाएंगे कि इस माटी की आजादी के लिए हमने कई युद्ध लड़े। युद्ध के मैदान में कई नौजवान वीरों ने हिंद के स्वराज के लिए हंसते हंसते अपनी गर्दनें कटवा दी। वहीं कई हजार माओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। इतिहास के इन्हीं पन्नों पर हमें एक युद्ध का जिक्र मिलता है जिसे सुनते ही हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त की गति सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। इस युद्ध के नायक का नाम लेने भर से कायर भी सिंह बन जाए। जिस युद्ध को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाए, जिस युद्ध की माटी को भी घरों में पूजा जाए, वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। आज से 500 साल पहले चित्तौड़ के हल्दी घाटी के मैदानों में लड़े गए इस विनाशकारी महाभयानक युद्ध ने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया। तो आइए आज चलते हैं हल्दी घाटी के उस महाभयानक युद्ध के काल में। 15वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। मुगल बादशाह अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की तरफ बढ़ रहा था। अकबर की सेनाएं भारत की अलग अलग रियासतों पर मुगलिया परचम बुलंद कर रही थी। पूर्व को जीतने के बाद साल 1559 में अकबर ने राजस्थान की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की प्रतिज्ञा ली। इसी के तहत राजपुताने में सबसे पहले जयपुर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर के बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजस्थान की अन्य रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, परंतु बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। इस वक्त राजपुताने के अधिकांश इलाके, जहां पहले महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा का शासन हुआ करता था, वहां अब अकबर का कब्जा हो चुका था। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अकबर के तख्त और मुगल सत्ता को भारत में स्वीकृत करने में लगी थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अकबर की सत्ता या उसके साम्राज्य को स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया। इस वक्त मेवाड़ पर स्वराज के महानायक महाराणा प्रताप का शासन हुआ करता था। महाराणा प्रताप अकबर और उसकी सत्ता के पूर्ण खिलाफ थे। इन वजहों से मेवाड़ और मुगलों के बीच युद्ध होना निश्चित हो चुका था। परंतु इस युद्ध से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अकबर मेवाड़ पर कब्जा क्यों करना चाहता था। मेवाड़ को फतेह करना अकबर का सबसे बड़ा सपना था। वो अपने इस देखे सपने को पूरा करने के लिए हर युद्ध लड़ने को तैयार था, क्योंकि आज जो राजपूत अकबर के साथ खड़े थे, उनके पूर्वज कोई दौर में महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा के साथ खड़े थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से अकबर के दादा बाबर पर आक्रमण किया था। इस कारण अकबर राजपुताने में महाराणा प्रताप के रूप में दूसरा राणा सांगा नहीं चाहता था। राजस्थान की एक भी आजाद रियासत अकबर के लिए सोए हुए सांप की तरह थी, जो कभी भी राजपूतों की महासेना का रूप धारण कर सकती थी। अकबर का संपूर्ण भारत पर हुकूमत करने का सपना, और ये सपना मेवाड़ को जीते बिना पूरा नहीं हो सकता था। इन सब वजहों से मेवाड़ को विजयी करना अकबर के लिए बहुत अधिक जरूरी हो गया था। परंतु मेवाड़ पर अपनी सेना चढ़ाने से पहले जब अकबर ने अपने दूत मेवाड़ भेजे, दरअसल अकबर अपनी विशाल सेनाओं के साथ राणा उदय सिंह के शासन के समय भी चित्तौड़ पर चढ़ाई कर चुका था। उस युद्ध में अकबर को भयानक नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन कारणों से अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य पर सीधे चढ़ाई करने से पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने कई दूत मेवाड़ भेजने शुरू कर दिए। सबसे पहले मुगलों के एक चतुर दरबारी जलाल खान कोरची को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा गया, परंतु अकबर की अधीनता वाली बात सुनकर महाराणा ने जलाल को वापस रवाना कर दिया। जिसके 2 साल बाद अकबर ने एक बार फिर आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात उदयपुर में हुई, परंतु महाराणा प्रताप ने मान सिंह से यही कहा, राणा प्रताप कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। जिसके उत्तर में मान सिंह ने कहा, तो तैयार रहिएगा, अगली मुलाकात खुले मैदान में होगी। राणा प्रताप ने कहा, अगर तुम एक राजपूत की तरह मेरे राज्य में आए तो तुम्हारा पूरा सत्कार होगा, परंतु अगर तुम्हारे मालिक के आदेश से आए तो जहाँ मिलोगे वहीं मारे जाओगे। इसी तरह अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने 2 और दूत भेजे, परंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं की। जब अकबर स्वयं अजमेर आ धमका, महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता न स्वीकारने पर साल 1576 में अकबर अपने सभी वजीरों और एक विशाल सेना के साथ अजमेर आ धमका।
यहाँ मानसिंह को 80,000 की सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए चुना गया। 3 अप्रैल सन 1576 को मानसिंह अपने विशाल लश्कर के साथ मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने के लंबे सफर के बाद मानसिंह मांडलगढ़ होते हुए खमनोर नामक गांव में पहुंचा। इधर महाराणा प्रताप को मानसिंह के आने के समाचार मिलते ही उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित करने के आदेश दिए। महाराणा प्रताप का संपूर्ण बचपन भीलों के साथ बीता था। इस कारण भील सरदार भीलू राणा अपने समस्त भील योद्धाओं के साथ महाराणा प्रताप के साथ थे। ग्वालियर के राजा राम शाह अपने समस्त पुत्रों के साथ तथा जालोर के सोनगरा चौहान अपनी सेनाओं के साथ महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हो गए। इनके साथ मेवाड़ के समस्त ठिकानों के सरदार सामंत और हजारों योद्धा महाराणा प्रताप के समक्ष उपस्थित हुए। इस वक्त महाराणा प्रताप की आंखों में सिर्फ स्वाभिमान चमक रहा था। उन्होंने अपनी सेनाओं से कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राज महलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव विशाल फौज से होने जा रहा है। तैयार हो जाइए। इन्हीं ललकारों के साथ महाराणा प्रताप अपनी समस्त सेना के संग उदयपुर से रवाना हुए। आगे जैसे जैसे महाराणा प्रताप की सेना आगे बढ़ी, उनसे रास्ते में कई जातियों के सैनिक जुड़ते गए। अफगान के योद्धा हकीम खान सूरी भी अपनी अफगान सेना की टुकड़ी के साथ महाराणा प्रताप की सेना में आ मिले थे। सुबह की तेज ठंडी हवाओं के बीच महाराणा प्रताप ने अपनी 20,000 की सेना के साथ लोहसिंह नामक गांव में पड़ाव डाला। मानसिंह की सेना का पड़ाव यहां से 6 मील सामने था। 18 जून सन 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे। कभी कभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते के सेनापति हकीम खान को शत्रु पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। महाराणा की हरावल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 3 हरावल दस्तों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस घनघोर हमले से घबराकर मुगल सेना का हरावल खेमा लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकला। इस वक्त महाराणा प्रताप हजारों भीलों के साथ हल्दी घाटी की पहाड़ी पर तैनात थे। वे तुरंत अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के साथ मैदान में उतर आए। मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी कि तभी वीर विराट मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा श्री के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बंदायूनी ने अपनी किताब में महाराणा के संबंध में लिखा कि वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी मुगल सैनिक ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं की। महाराणा ने सबसे पहले मुगल सेनापति सैयद हासिम की सेनाओं पर हमला किया। सैयद हासिम महाराणा का प्रकोप झेल नहीं पाया और अपने दस्ते सहित पीछे खसक गया, जहां राणा पुंजा बेल के नेतृत्व में उस पर तीरों की बरसात कर दी गई। महाराणा प्रताप की सेना ने मात्र 3 घंटों में ही मुगलों की लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरावली की घाटी की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख सेनापति मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत अकबर स्वयं अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ये शब्द सुनकर भागती हुई मुगल सेना सोच में डूब गई कि भागे तो अकबर मार देगा, नहीं भागे तो राणा मार डालेगा। इसी अस्त व्यस्त मुगल सैनिकों पर जालोर के सोनगरा चौहानों ने हमला कर दिया। इधर महाराणा प्रताप अब मानसिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तभी महाराणा हुकुम ने देखा कि मानसिंह मुगल सेना के केंद्र भाग में हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप मानसिंह के अंगरक्षकों की टोली को चीरते हुए मानसिंह तक पहुंच गए। उन्होंने चेतक के अगले पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए और मानसिंह पर अपने भाले से ऐसा करारा वार किया कि मानसिंह अपने हाथी पर लगे होज में दुबक कर बैठ गया, परंतु उसके हाथी का महावत मारा गया। इस समय तक महाराणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी।
उनके शरीर पर असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सादड़ी रियासत के जाला बीदा ने कहा कि हुकुम, आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने जाला बीदा को मेवाड़ का राजछत्र दिया और उनसे कहा कि सेना को पूरा नेतृत्व देना और स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड़ लिया। जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहाँ स्वामी भक्त चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूदकर पार कर लिया और बलीचा गांव में घायल चेतक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के दर्रों में राणा पुंजा भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। इस वक्त तक दोपहर हो चुकी थी और भयानक गर्मी से हल्दी घाटी आग पर पड़े तवे की तरह तप रही थी। मानसिंह ने हल्दी घाटी से अपने पड़ाव को उठाकर गोगुंदा की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस जाती हुई मुगल सेना पर भीलों ने गुरिल्ला पद्धति से हमला करते हुए मुगल सेना के भोजन और हथियारों पर कब्जा कर लिया। मानसिंह को भीलों से इतना खौफ हो गया कि उसने रात में जिस जगह अपनी सेना का डेरा लगाया उस जगह के चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी। एक कैदी की तरह पड़ाव डाले मुगल सेना को भीलों ने पूरी रात सोने नहीं दिया। भूखी प्यासी मुगल सेना ने कच्चे आम खाकर रात बिताई। मानसिंह को अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर लाने का आदेश देकर भेजा, परंतु यहाँ तो खुद मानसिंह एक बंदी की तरह रात काट रहा था। मुगलों की साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मानसिंह और आसफ खां जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए तो क्रोधित अकबर ने अगले 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनके वेतन और सभी सुविधाओं को तुरंत रोक दिया गया। उनकी संपत्ति को जब्त कर उनके घोड़ों से शाही दाग हटवा दिए गए। हल्दी घाटी के संग्राम के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। इस युद्ध में जाला मान सहित तोमर राजवंश की 3 पीढ़ियों ने एक साथ एक ही समय और एक ही स्थान पर वीरगति पाई। हकीम खान सूरी की गर्दन कटने के बावजूद वे लड़ते रहे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आजादी के पहले संग्राम का अंत हुआ। राणा की तलवार ने हल्दी घाटी युद्ध में रक्त की नदियां बहा दी, सिर्फ अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए, अपने पुरखों के स्वाभिमान के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप दिवेर के युद्ध का इतिहास जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now. धन्यवाद। Never miss an update.